हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 23 अक्टूबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सब ऑफिस कहाँ इनोग्रेट किया गया है? आंसर हो जाएगा ईटानगर में। तो अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है ईटानगर, वहां पर आरबीआई का एक उप कार्यालय स्थापित किया गया है और इसका अभी हाल ही में उद्घाटन भी किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो उद्घाटन किया है ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा के द्वारा किया गया है। इससे पहले भी जून 2023 में नागालैंड की कैपिटल कोहिमा में आरबीआई का उप कार्यालय खोला गया था। चलिए डिस्कस करते हैं आरबीआई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। 4 इसके डिप्टी गवर्नर हैं। कौन कौन? डॉक्टर एम.डी. पात्रा, एम. राजेश्वर राव और टी. रविशंकर, और इसके अलावा स्वामीनाथन जे भी इसके डिप्टी गवर्नर हैं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को। चलिए दोस्तों, बैंकिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फेडरल बैंक ने अभी हाल ही में मुक्त नूर मिशन शुरू किया है। आरबीआई ने यूनियन बैंक पर अभी हाल ही में 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। साउथ इंडियन बैंक ने वीजे कुरियन को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये जो साउथ इंडियन बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, क्योंकि एक दिन हमने इसको बताया था। तो आप इसका हेडक्वार्टर जरूर बताइएगा। केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा जी, तो उनका कार्यकाल बढ़ाया है। आरबीआई ने कपोल सहकारी बैंक का लाइसेंस अभी हाल ही में रद्द किया है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा, और इस चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आपके चैनल स्टडी कर की जो ई बुक है उसको लॉन्च कर दिया गया है। तो ये जो ई बुक है ये सितंबर माह की करंट अफेयर्स की ई बुक है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक होने वाली है, क्योंकि इसमें हर उस टॉपिक को कवर किया गया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। सबसे स्पेशल बात यह की गई है कि इसके इंग्लिश वर्जन को भी लॉन्च किया गया है। तो अब इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो ये ई बुक मिलेगी हमारे ऐप पर। तो आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है तो वहां से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, सारी जानकारी भरेंगे, उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो जब आप ई बुक वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको ई बुक मिल जाएगी। हमारे ऐप पर डेली क्विज और पीडीएफ, इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। तो आप इन सभी का भी फायदा उठा सकते हैं। और आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए या निपटने के लिए डिजी कवच प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा गूगल ने। तो दोस्तों गूगल ने अभी हाल ही में डिजी कवच प्रोग्राम को शुरू किया है, और इसका जो उद्देश्य है वो है वित्तीय धोखाधड़ी से निपटना। यानी कि जो धोखाधड़ी से संबंधित गतिविधियां होती हैं उनसे निपटने के लिए गूगल के द्वारा डिजी कवच प्रोग्राम शुरू किया गया है या लॉन्च किया गया है। गूगल का जो ये डिजी कवच कार्यक्रम है ये भारतीय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए एक अधिक सुरक्षित डिजिटल वातावरण तैयार करेगा। यानी कि इससे धोखाधड़ी पर रोक लगाई जा सकेगी। बात आई है यहाँ पर गूगल की। तो गूगल को स्थापित किया गया था 4 सितंबर 1998 को। इसके संस्थापक हैं लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। इसके वर्तमान में सीईओ हैं सुंदर पिचई। दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो सुंदर पिचई हैं
ये भारतीय मूल के हैं और इसके वर्तमान में CFO हैं रूथ पोराट। चलिए दोस्तों 2023 के कुछ ऐप और पोर्टल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। कॉल बिफोर यू डिग ऐप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। संगम युवा पोर्टल शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। आब प्रहरी ऐप IIT दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है और जो प्रहरी ऐप है ये BSF और गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। जलदूत ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा और स्केल ऐप को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है दुर्गा भारत सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में दुर्गा भारत सम्मान से अजय चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया है। दोस्तों दुर्गा भारत सम्मान पश्चिम बंगाल में प्रदान किए गए हैं और जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं CB आनंद बोस जी, उनके द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि दुर्गा भारत सम्मान 2023 किसे किसे प्राप्त हुआ है। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और संगीतकार पंडित अजय चक्रवर्ती को ये दुर्गा भारत सम्मान दिया गया है। इसके अलावा केंद्रीय विश्वविद्यालय विश्व भारती को भी यह सम्मान मिला है और तीसरा सम्मान मिला है गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को और चौथा है मिला है दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो को। तो इन चारों को दुर्गा भारत सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। बात आई है यहाँ पर पश्चिम बंगाल की, तो राजधानी इसकी कोलकाता है। राज्यपाल हैं CB आनंद बोस, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, विधानसभा की 294 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 और लोकसभा की 42 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल के अगर हम पड़ोसी राज्यों की बात करें तो इसकी सीमा ओडिशा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है और पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से भी लगती है। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं पश्चिम बंगाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो अब हर साल 15 अप्रैल को बंगाल दिवस मनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में एयर प्यूरिफायर वाली बसों को शुरू किया है। कोलकाता में पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल जून 2023 में आयोजित किया गया था। गंगा सागर मेला याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि पश्चिम बंगाल में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, तो उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसके पहले संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो दोस्तों भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है और इसका आयोजन 21 और 22 अक्टूबर 2023 को किया गया है। इस उत्सव के माध्यम से जो भारतीय सेना है उसकी संस्कृति और उसकी विरासत को प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट उद्भव भी यहाँ पर लॉन्च किया था। पर बात आई है सेना की, तो डिफेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत फरवरी 2024 तक 31 MQ-9V ड्रोन के लिए अमेरिका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर सकता है। यानी भारत अमेरिका से 31 MQ-9V ड्रोन खरीदने के लिए हस्ताक्षर कर सकता है। अभी हाल ही में नागा बटालियन को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारतीय नौसेना में 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली अभी हाल ही में शुरू की गई है। भारत और बांग्लादेश की सेनाओं ने संयुक्त अभ्यास संप्रीति मेघालय में शुरू किया है। 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो ये है डिफेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगला क्वेश्चन है विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 23 अक्टूबर को। तो हर साल 23 अक्टूबर को वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो 23 अक्टूबर को तेंदुआ और हिमालय के जो अन्य वन्य जीव हैं उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए हर साल विश्व तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों ये जो हिम तेंदुआ है ये स्नो यानी कि जो बर्फ होती है वहां पर रहता है, उसमें रहता है, इसलिए इसे हिम तेंदुआ बोला जाता है। तो यह दिवस जो है पहली बार 23 अक्टूबर 2013 को मनाया गया था। लेकिन याद रखना है आपको अंतरराष्ट्रीय तेंदुआ दिवस 3 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है 23 अक्टूबर को और अंतरराष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया जाता है 3 मई को। अक्टूबर में अब तक मनाए गए प्रमुख दिवस भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस,
7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस, 8 अक्टूबर को विश्व डिसलेक्सिया दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस, 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया है। तो ये हैं अक्टूबर माह के कुछ प्रमुख दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपतटीय जहाज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला पहला देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा जापान। तो दोस्तों, जापान ने अभी हाल ही में एक अपतटीय जहाज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है या उसको लॉन्च किया है, और वो ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि ये अपतटीय जहाज क्या होते हैं? तो अपतटीय जहाज का मतलब वे जहाज जो विशेष रूप से खुले समुद्र में तेल की खोज करते हैं या फिर निर्माण का कार्य करते हैं, तो ऐसे जहाजों को हम अपतटीय जहाज बोलते हैं। तो इसी जहाज से अभी हाल ही में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। रेलगन्स की बात करें तो यह एक घातक हथियार होते हैं। जिस प्रकार से तोप होती है उसी प्रकार से ये रेलगन होते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर काम करते हैं। यह बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को आसानी से फायर करने में सक्षम होते हैं। और दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन होती है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को बेहद तेज रफ्तार से दाग सकती है, यानी उसे खत्म कर सकती है। ये तोप से कुछ अलग होते हैं। जैसे तोप की रेंज जो है वो 50 से 60 किलोमीटर तक होती है, लेकिन जो रेलगन की मारक क्षमता है वो 200 किलोमीटर तक हो सकती है। बात आई है जापान की, तो जापान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। राजधानी इसकी टोक्यो है, प्रधानमंत्री है फुमियो किशिदा, करेंसी है इसकी जापानी एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में ई प्रिक्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? आंसर हो जाएगा हैदराबाद। तो यहाँ पर ई प्रिक्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक प्रिक्स। और दोस्तों, आपने फॉर्मूला 1 देखा होगा, तो उसमें गाड़ियां जो यूज की जाती हैं कुछ उसी प्रकार की इसमें भी गाड़ियां यूज की जाएंगी, लेकिन ये जो गाड़ियां होंगी ये इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां होंगी, इसलिए इसे ई प्रिक्स बोला जाता है। तो ई प्रिक्स का दूसरा संस्करण हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित किया जाएगा। हैदराबाद में 2024 फॉर्मूला ई प्रिक्स के चौथे राउंड का आयोजन किया जाएगा, यानी कि जो चौथा राउंड होगा वो हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। क्योंकि जो ई प्रिक्स है इसकी शुरुआत 13 जनवरी को मैक्सिको सिटी से की जाएगी और इसका समापन 20 और 21 जुलाई को लंदन में किया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो चौथा राउंड होगा वो इंडिया में यानी हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। फरवरी 2023 में भारत में पहली फॉर्मूला ई रेस हैदराबाद स्ट्रीट सर्किट में हुई थी, तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। बात आई है स्पोर्ट्स की, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में पवन सहरावत प्रो कबड्डी लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। उन्हें तेलुगु टाइटंस ने 2.6 करोड़ रुपए की भारी रकम से खरीदा है। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने 107 मेडल जीते हैं। एशियन गेम्स 2023 में भारत के नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा अजय जडेजा अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवलेट पैकार्ड जिसे हम एचपी भी बोलते हैं ने किसे भारत के लिए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और एमडी के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इप्सिता दासगुप्ता को। तो दोस्तों, एचपी के द्वारा अभी हाल ही में भारत के लिए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और एमडी के रूप में इप्सिता दासगुप्ता को नियुक्त किया है। उनके क्षेत्र में भारत के अलावा बांग्लादेश और श्रीलंका भी आएगा, यानी कि वो बांग्लादेश और श्रीलंका के क्षेत्र को भी संभालने का काम करेंगी। हैवलेट पैकार्ड की बात करें तो इसे आमतौर पर एचपी के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1939 को की गई थी और यह अमेरिका की बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी है। इसके संस्थापक हैं विल हैवलेट और डेविड पैकर्ड, तो इसलिए इसका नाम एचपी रखा गया है। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में मोहम्मद शमी को प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। संजय कुलश्रेष्ठ को हुडको के अध्यक्ष और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। अरिंदम बागची यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं। सिद्धार्थ मृदुल मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। बीके मोहंती इरेदा में वित्त निदेशक बने हैं। गोकुल सुब्रमण्यम इंटेल इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। गोपाल बागले ऑस्ट्रेलिया में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं।
और मदन लाल रैगर कांगो गणराज्य में भारत के राजदूत बने हैं। तो ये हैं हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आंसर हो जाएगा असम राज्य में। तो दोस्तों, असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिश्वा शर्मा जी, तो उनके द्वारा गुवाहाटी में असम के दूसरे सबसे लंबे श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया है। इस फ्लाईओवर का बजट है 316 करोड़ रुपए और यह केवल 60 दिनों में पूरा किया गया है। और यह जो फ्लाईओवर है ये 2.28 किलोमीटर लंबा है। तो याद रखिएगा कि यह जो श्रद्धांजलि फ्लाईओवर है ये असम राज्य का दूसरा सबसे लंबा फ्लाईओवर है। बात आई है असम की, तो इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। राजधानी दिसपुर है, हेमंता बिश्वा शर्मा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया, विधानसभा की 126 सीटें हैं, लोकसभा की 14 और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। यहाँ का राजकीय पशु याद रखिएगा भारतीय गैंडा है। असम राज्य की सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय से लगती है। इसके अलावा इसकी सीमा पश्चिम बंगाल से भी लगती है। और अगर हम देशों में बात करें तो इसकी सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNWTO ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 से धोर्डो गांव को सम्मानित किया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। तो अभी हाल ही में विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा 54 पर्यटन गांवों को विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों के रूप में चुना है और इन गांवों में गुजरात का जो धोर्डो गांव है वो भी चुना गया है। तो इस गांव को आप जरूर नोट करिएगा। बात करते हैं वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की। तो दोस्तों, यह मैड्रिड स्पेन में स्थित है और यह संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। विश्व में पर्यटन संबंधी देखरेख का काम कौन करता है? WTO करता है। चलिए दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे पूछेंगे एक क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? 2024 तक। गगनयान के क्रू मॉड्यूल को किसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसरो ने। औद्योगिक प्रदूषण विरोधी अभियान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? दिल्ली में। एंथूरियम महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? मिजोरम में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे कहाँ स्थापित किया गया है? गोंडा में। भारत का दूसरा वेलोड्रोम कहाँ बनाया जाएगा? भोपाल में। सहकारी बैंक की जमा लिंक्ड ऋण योजना किस राज्य में शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश में। कोल्ड ब्लडेड लव उपन्यास के लेखक कौन है? गिरीश दत्त शुक्ल। इसके अलावा नितिन गडकरी ने देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज जो कि 418 फीट का है किस बॉर्डर पर फहराया है? अटारी बाघा बॉर्डर पर। किस देश के 41 डिप्लोमेट्स को भारत छोड़ना पड़ा है? कनाडा के। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे क्रिकेट से संबंधित महत्वपूर्ण कप और ट्रॉफियां। तो रोहिंग्टन ट्रॉफी, GD बिरला ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, कूच बिहार कप, झांसी की रानी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी, ये सभी ट्रॉफियां क्रिकेट से रिलेटेड हैं। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था उत्तर प्रदेश। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर उत्तर प्रदेश बताया हुआ है। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज का क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, आज जनवरी 2023 से अक्टूबर 2023 तक के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उनका एक वीडियो अपलोड किया जाएगा, तो उसको भी आप एक बार जरूर देखिएगा।